वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पूर्व मध्यकाल के इतिहास को पढ़ रहे थे, जो कि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक था, अर्थात लगभग 750 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक हम लोग इस काल को मानते हैं, जिसे राजपूत काल या सामंतवादी काल भी कहा जाता है। और इस समय जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि कलहन की राज तरंगिणी में 36 राजपूतों की सूची वर्णित है, जिसमें जो हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण राजपूत वंशों को पढ़ लिया। हालांकि जितने हम लोगों ने पढ़ा, प्रश्न कुछ ज्यादा ही हम लोगों ने पढ़ लिया, क्योंकि कुछ ही से प्रश्न आते हैं और कई वंशों से तो कभी प्रश्न आए भी नहीं है। तो फिर भी हम लोगों ने बहुत सारे वंशों को पढ़ लिया। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार के क्षेत्र का जो अंतिम वंश था। हालांकि इसे अंतिम वंश नहीं मानते, लेकिन इसके बाद मुगल का जो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था वह प्रारंभ हो गया और आइनवार वंश का शासन प्रारंभ हो गया। हालांकि वह सल्तनत के अधीन ही था। तो यही अंतिम वंश माना जाता है राजपूतों का बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में, जिसका नाम था कर्नाट वंश। याद होगा, हमने बताया था सबसे पहले बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में पहला जो वंश आया था, हालांकि मेन उसका जो एरिया था वह बंगाल था, जिसका नाम था पाल वंश। पाल वंश को सब्स्टिट्यूट किया, पदस्थापित किया किसने? सेन वंश ने। और सेन वंश के बाद उसको पदस्थापित करके यह कर्नाट वंश उत्पन्न हुआ। तो चलिए, यह एक छोटा सा वंश है जिसमें नान्य देव के बारे में चर्चा करेंगे और इसे हम लोग समाप्त कर देंगे। तो कर्नाट वंश को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कर्नाट वंश को। सबसे पहले कर्नाट वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे बिहार से संबंधित एग्जामों में प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि संस्थापक जरूर पूछा जाता है, तो कुछ ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग इसमें इसे पूरा पढ़ लेंगे। तो नान्य देव जो था इसका संस्थापक था। लगभग 11वीं शताब्दी में इसका स्थापना किया और 14वीं शताब्दी में इसकी समाप्ति हो गई। तो कर्नाट वंश, इसका अन्य नाम है देवराज वंश या सिमराव वंश। तो देव वंश या देवराज वंश या फिर सिमराव राजवंश, यह किसका नाम है? तो कर्नाट वंश का। तो सिमराव वंश, देव वंश, ये सभी नाम कर्नाट वंश के हैं। तो देवराज वंश और सिमराव वंश ये नाम कर्नाट वंश के हैं। इसका उदय 1097 ईस्वी में बिहार के मिथिला, भारत और नेपाल के बीच का क्षेत्र। तो भारत और नेपाल के बीच का जो तिरहुत का क्षेत्र है, जिसमें दरभंगा और मधुबनी आते हैं, तो ये सभी इलाके जो नेपाल के बॉर्डर हैं, ये सभी तिरहुत प्रमंडल ये कहलाते हैं मिथिला, जहां और वर्तमान में ये मिथिलांचल कहा जाता है, जहां पे झा समुदाय काफी प्रसिद्ध है। तो इसका उदय 1097 ईस्वी में बिहार के मिथिला, जो कि भारत और नेपाल के बीच का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में इसका कर्नाट वंश का उदय हुआ था। याद रखें कहां पे? तो 1097 ईस्वी में बिहार के मिथिला, जो कि भारत और नेपाल के बीच का क्षेत्र कहलाता है, तो वहां पर इस कर्नाट वंश का अर्थात देव वंश का या फिर कहें तो सिमराव वंश का उदय हुआ था। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में बारां जिले के सिमरौनगढ़ में पड़ता है। तो भारत और नेपाल के बॉर्डर में स्थित है, जो कि मुख्यतः भारत में ही पड़ता है, मधुबनी जिले में। तो बारां जिले के सिमरौनगढ़, तो यह जो राजधानी थी कर्नाट वंश की, वह सिमरावगढ़ में थी। याद रखेंगे सिमरावगढ़, जो कि वर्तमान में बारां जिले के सिमरौनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। बारां जिले के सिमरौनगढ़, जो पहले सिमरावगढ़ कहलाता था, वही कर्नाट वंश की राजधानी थी। इसका संस्थापक कौन था? तो नान्य देव। नान्य देव 1097 ईस्वी में इसकी स्थापना की। याद रखेंगे नान्य देव। मिथिला के स्वर्ण युग से इस काल को संबोधन, तो कर्नाट वंश के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण काल, गोल्डन एज ऑफ मिथिला कहा जाता है।
क्योंकि इसके समय मिथिला में काफी प्रोन्नति हुई, काफी क्या हुआ, तो विकास हुआ। तो मिथिला का स्वर्णिम युग किसे कहते हैं, तो देववंश को, या कर्नाट वंश को, या फिर कहे तो सिमराव वंश को। इसकी भाषा मैथिली थी, तो मैथिल भाषा की उत्पादन इसी कर्नाट वंश के द्वारा हुआ। तो भाषा कौन सी थी कर्नाट वंश की, तो मैथिली थी। ये हिंदू धर्म से संप्रदाय संबंधित रखते थे, तो इनका धर्म था हिंदू, याद रखेंगे ये हिंदू धर्म से संबंधित थे। साम्राज्य विस्तार, इनका साम्राज्य विस्तार पूर्व में महानंदा नदी, पश्चिम में गंडक नदी, दक्षिण में गंगा नदी और उत्तर में हिमालय तक था। तो याद रखेंगे कि हिमालय जो था वह नेपाल का सबसे, चूंकि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है और वह नेपाल में पड़ता है, तो नेपाल तक, उत्तर में, दक्षिण में गंगा नदी तक, उसके बाद पश्चिम में गंडक नदी तक, जो कि ये जो हमारा चंपारण का इलाका है, बेतिया का इलाका है, तो वहां तक यह सीमित था, गंडक नदी तक। उसके बाद महानंदा नदी तक पूर्व में, जो कि बंगाल तक, जो अंतिम बॉर्डर है नेपाल और बंगाल के सीमा पर महानंदा नदी बहती है, तो यहां तक इसकी साम्राज्य विस्तार थी। तो पूर्व में महानंदा नदी, पश्चिम में गंडक नदी, दक्षिण में गंगा नदी और उत्तर में हिमालय तक इस कर्नाट वंश का साम्राज्य विस्तार था। 1816 ईस्वी में सुगौली संधि के बाद यह क्षेत्र भारत और नेपाल की सीमा बन गई। तो यह जो मिथिलांचल था, 1816 ईस्वी में भारत और नेपाल के बीच एक संधि होती है, जो कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जब हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार नेपाल को अपने अधीन किया, तो सुगौली की संधि हुई थी अंग्रेजों और नेपाल के बीच 1816 ईस्वी में। तो इस प्रकार मिथिला का क्षेत्र जो है वह बीच दीवार बन गया भारत और नेपाल का, और यह सीमा बन गया भारत और नेपाल का। तो 1816 में सुगौली की संधि के बाद यह जो मिथिला का क्षेत्र था भारत और नेपाल की सीमा बन गया, अर्थात जो कर्नाट वंश का इलाका था मिथिला, वह 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और नेपाल के बीच सुगौली की संधि के बाद क्या हो गया, तो सीमा बन गया। याद रखेंगे भारत और नेपाल की सीमा बन गई। तो यह तो था इसका प्रारंभिक परिचय। इसके बाद हम लोग इसके शासक पर आते हैं। काफी कम शासक हैं, तो 2 ही 3 शासक से प्रश्न आते हैं, जैसे हरि सिंह देव, नान्य देव और उसके बाद नरसिंह देव। तो यही 2-3 हम लोग याद रखेंगे, हालांकि पूरा याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका शासक था सबसे पहला संस्थापक, जिसका नाम था नान्य देव। लगभग 1097 ईस्वी से 1143 ईस्वी तक इसका शासन रहा। तो नान्य देव 1047 ईस्वी से लगभग 1143 ईस्वी तक इसका कर्नाट वंश का शासक रहता है और संस्थापक भी रहता है। उसके बाद मल्लदेव 1143 ईस्वी से 1147 ईस्वी के लगभग। तो नान्य देव के बाद मल्लदेव 1143 ईस्वी से 1147 ईस्वी के लगभग। उसके बाद गंगदेव 1147 ईस्वी से 1187 ईस्वी के लगभग। तो गंगदेव 1147 ईस्वी से 1187 ईस्वी के लगभग। उसके बाद नरसिंह देव 1187 से 1225 ईस्वी के बीच। तो नरसिंह देव 1187 से 1225 ईस्वी के बीच। उसके बाद राम सिंह देव 1225 से 1276 ईस्वी के बीच। राम सिंह देव 1225 से 1276 ईस्वी के बीच। इसके बाद शक्ति सिंह देव, जिसे शक्रदेव भी कहा जाता है, वह 1276 से 1295 ईस्वी तक रहता है। और 1295 ईस्वी तक के बाद जो कुछ वर्षों तक, लगभग 8 से 9 वर्षों तक किसका शासन रहता है, तो 1303 ईस्वी तक एक मंत्री परिषदों का शासन रहता है, क्योंकि ये इस समय एक अल्पवयस्क शासक बैठता है, तो उसे पदस्थापित करके मंत्री परिषद इसकी सत्ता ग्रहण कर लेते हैं कर्नाट वंश की। तो उस समय के
बीच के समय को हम लोग नहीं गिनती करते हैं शासकों के लिए। हरि सिंह देव 1303 ईस्वी से 1325 ईस्वी यही अंतिम शासक था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नान्यदेव, कर्नाट वंश का संस्थापक 18 जुलाई 1097 ईस्वी को। तो 18 जुलाई 1097 ईस्वी को नान्यदेव कर्नाट वंश का संस्थापक बना। तो कर्नाट वंश की स्थापना किसने की? नान्यदेव ने 18 जुलाई 1097 ईस्वी को। डेट याद रखेंगे, यह पूछा जाता है। यह तो कर्नाट वंश से यह फैक्ट अधिकतर बार पूछा जाता है कि कर्नाट वंश की स्थापना किसने की? तो नान्यदेव ने कब की? तो 18 जुलाई 1097 ईस्वी को। 18 जुलाई 1097 नान्यदेव द्वारा निर्मित सिमराव के किले में अंकित तारीख। तो नान्यदेव ने सिमराव का किले का निर्माण किया था। तो उस सिमराव के किले में यह डेट लिखा हुआ है कि 18 जुलाई 1097 ईस्वी को नान्यदेव के द्वारा इस कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी। तो नान्यदेव के द्वारा निर्मित सिमराव के किले में 18 जुलाई 1097 अंकित है, जिसके तहत इस नान्यदेव ने इस कर्नाट वंश की स्थापना की थी। याद रखेंगे कि सिमराव के किले का निर्माण किसने किया था? सिमरावगढ़ के किले का निर्माण तो नान्यदेव ने, और उस किले में 18 जुलाई 1097 अंकित है, लिखा गया है, जो इस वंश की स्थापना डेट है। प्रारंभिक राजधानी का निर्माण नान्यपुर। तो याद रखेंगे कि नान्यदेव ने अपनी प्रारंभिक राजधानी नान्यपुर को बनाया और बाद में इसे सिमरावगढ़ में राजधानी परिवर्तन। तो बाद में सिमरावगढ़ में राजधानी को परिवर्तित कर देता है। तो याद रखेंगे कि नान्यदेव ने 2 शहरों का निर्माण किया। कौन कौन? तो नान्यपुर एवं सिमरावगढ़। शहर का निर्माण। तो नान्यदेव द्वारा नान्यपुर एवं सिमरावगढ़ शहर का निर्माण किया गया और प्रारंभिक राजधानी नान्यदेव ने नान्यपुर को बनाया और बाद में उसके राजधानी सिमरावगढ़ को बना दिया। तो याद रखेंगे कि प्रारंभिक राजधानी का निर्माण नान्यपुर, जिसकी स्थापना नान्यदेव ने की, और बाद में राजधानी परिवर्तन कहां पे कर दिया? तो सिमरावगढ़ में। यह दोनों राजधानी बनाया नान्यदेव ने, याद रखेंगे। और इस दोनों शहर की भी स्थापना की नान्यपुर और सिमरावगढ़ की किसने? तो नान्यदेव ने। फ्रांसीसी प्राच्यविद एवं विशेषज्ञ सिलावेन लेवी के अनुसार नान्यदेव द्वारा चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ की मदद से सिमरावगढ़ पर वर्चस्व। तो फ्रांसीसी प्राच्यविद एवं विशेषज्ञ था, जिसका नाम था सिलावेन लेवी। तो उसके अनुसार नान्यदेव ने चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ की मदद से सिमरावगढ़ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। याद रखेंगे कि फ्रांसीसी प्राच्यविद अर्थात फ्रांसीसी व्याख्याता था और विशेषज्ञ था, जिसका नाम था सिलावेन लेवी। तो उसने क्या कहा कि नान्यदेव ने चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ की मदद से सिमरावगढ़ पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। याद रखेंगे। उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध। तो यह जो नान्यदेव था अपनी उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध था। तो उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए यह नान्यदेव काफी प्रसिद्ध था। नान्यदेव क्षत्रिय कुल के थे और 1097 ईस्वी में सिमरावगढ़ से मिथिला पर शासन करने लगे। इसका उल्लेख सिमरावगढ़ और नेपाल के शिलालेख में। तो सिमरावगढ़ और नेपाल के शिलालेख में क्या लिखा गया है कि नान्यदेव किस कुल के थे? तो क्षत्रिय कुल के थे, अर्थात राजपूत वंश के थे। और 1097 ईस्वी में सिमरावगढ़ से मिथिला पर शासन किया। याद रखेंगे
कि नान्य देव क्षत्रिय कुल के थे और 1097 ईस्वी में सिमरावगढ़ से मिथिला पर शासन करने लगे। इसका उल्लेख कहां पे है? तो सिमरावगढ़ और नेपाल के शिलालेख में, याद रखेंगे। सिमरावगढ़ और नेपाल के शिलालेख में लिखा है कि नान्य देव ने श्रावण माह में शनिवार को सिंह लग्न तिथि शुक्ल सप्तमी नक्षत्र स्वाति में और शक संवत 1019 अर्थात 10 जुलाई 1097 ईस्वी में एक स्तंभ बनवाया। तो याद रखेंगे, इसमें डेट का उल्लेख है, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार जो डेट वर्णित होता है, तो उसी डेट के अनुसार उसमें लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? कि सिमरावगढ़ और नेपाल के शिलालेख में। तो सिमरावगढ़ और नेपाल के शिलालेख में क्या लिखा गया है? तो उसने एक स्तंभ का निर्माण कराया था। किसने? तो नान्य देव ने, और उस पर डेट लिखा गया है। तो डेट कैसे लिखा गया है कि नान्य देव ने श्रावण माह अर्थात सावन महीना, तो श्रावण माह में शनिवार को सिंह लग्न तिथि शुक्ल सप्तमी नक्षत्र स्वाति में और शक संवत 1019 अर्थात 10 जुलाई 1097 ईस्वी में एक स्तंभ बनवाया, स्तंभ का निर्माण करवाया। तो याद रखेंगे कि सिमरावगढ़ और नेपाल के शिलालेख में लिखा है कि नान्य देव ने श्रावण माह में शनिवार को सिंह लग्न तिथि शुक्ल सप्तमी नक्षत्र स्वाति में और शक संवत 1019 अर्थात 10 जुलाई 1097 ईस्वी में एक स्तंभ का निर्माण किया। याद रखेंगे, कई धुनों का निर्माण एवं संस्कृत के काम सरस्वती हृदयालंकार और ग्रंथ महर्षि में अपना ज्ञान दर्ज किया। तो कई धुनों का निर्माण किया, अर्थात जो गाना के लिए जो धुन का निर्माण होता है, गीत के लिए जो धुन का निर्माण होता है, तो इस नान्य देव ने कई धुनों का भी निर्माण किया। कई धुनों का निर्माण किया एवं संस्कृत के काम सरस्वती हृदयालंकार और ग्रंथ महर्षि में अपना ज्ञान दर्ज किया। याद रखेंगे कि कई धुनों का निर्माण किया एवं संस्कृत के काम सरस्वती हृदयालंकार और ग्रंथ महर्षि में अपना ज्ञान दर्ज किया। सेन वंशों पर विजय, यह एक महान शासक था। तो सेन वंशों के साथ इस कर्नाट वंश की लगातार लड़ाई होती रहती थी, खास करके नान्य देव के साथ लड़ाई होती रहती थी। तो इसने सेन वंश पर विजय प्राप्त किया। तो कुछ यह बात लिखा गया है नेपाल के शिलालेख में। तो याद रखेंगे, नेपाल के शिलालेख में नेपाल के शिलालेख में लिखा गया है कि यह एक महान शासक था और सेन वंशों पर विजय प्राप्त किया। हालांकि पराजय भी हुआ, लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं है। तो लगातार इसकी लड़ाई होती रहती थी सेन वंश के साथ। तो सेन वंशों पर इसने विजय प्राप्त किया, यह बात नेपाल के और सिमरावगढ़ के शिलालेख में लिखा गया है। तो यह तो था नान्य देव। इसके बाद अगला जो शासक बनता है वह मल्लदेव बनता है। तो नान्य देव के बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम था मल्लदेव। तो मल्लदेव का अल्पकालिक शासन रहता है। अल्पकालिक शासन मात्र 3 से 4 वर्ष तक रहता है। यह काफी मतलब कि कम समय तक शासन किया मल्लदेव। क्षणिक समय के लिए भीट भगवानपुर को राजधानी परिवर्तन, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी राजधानी बन गई। तो यह जो तीसरी राजधानी बनी कर्नाट वंश की, उसका नाम था भीट भगवानपुर। तो मल्लदेव ने थोड़े समय के लिए जब तक रहा तब तक एक राजधानी बनाया। उस राजधानी का नाम था भीट भगवानपुर। तो मल्लदेव ने थोड़े समय के लिए भीट भगवानपुर को अपने कर्नाट वंश की राजधानी बनाया। याद रखेंगे, भीट भगवानपुर को कर्नाट वंश की राजधानी बनाया थोड़े समय के लिए। बिहार के मैथिल गंधवरिया राजपूतों में बीज पुरुष के नाम से चर्चित। तो यह जो मल्लदेव था, बिहार के मैथिल गंधवरिया राजपूतों में
बीज पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे मल्लदेव बिहार के मैथिल गंधवरिया राजपूत, तो राजपूत वंश का एक समुदाय है जो मिथिला में पड़ता है, जो झा के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें मैथिल गंधवरिया राजपूत कहते हैं। तो बिहार के मैथिल गंधवरिया राजपूतों में यह जो मल्लदेव था वह बीज पुरुष के नाम से काफी प्रसिद्ध है। बीज पुरुष याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो शासक आता है उसका नाम था गंगदेव। तो अगला शासक कौन है? गंगदेव। वर्तमान मधुबनी जिले के अंधरा ठाड़ी में विशालगढ़ का निर्माण। तो गंगदेव ने, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बीज पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मल्लदेव। उसके बाद भीठ भगवानपुर को राजधानी किसने बनाया? तो मल्लदेव ने। और सबसे अल्पकालिक शासक कौन रहा? तो मल्लदेव। और साथ ही साथ मधुबनी जिले के अंधरा ठाड़ी नामक जगह में एक विशाल दुर्ग का निर्माण किया, विशाल गढ़ का निर्माण किया। किसने? तो गंगदेव ने। तो वर्तमान मधुबनी जिले के अंधरा ठाड़ी में विशाल गढ़ का निर्माण किया। किसने? तो गंगदेव ने। एक योग्य शासक, तो गंगदेव एक योग्य शासक था। याद रखेंगे कि गंगदेव कैसा शासक था? तो योग्य शासक था। इसके बाद अगला शासक आता है कौन? तो नरसिंह देव। नरसिंह देव बंगाल के शासक से परेशान होकर तुर्की से सहयोग, तो याद रखेंगे कि बंगाल के शासक से से परेशान होकर यह तुर्की से सहयोग मांगा। याद रखेंगे, तुर्की से सहयोग की मांग, कि यह जो नरसिंह देव था बंगाल के शासक से परेशान होकर तुर्की से सहयोग की मांग, तो तुर्की से सहयोग मांगा। बार बार बंगाल के शासक, खास करके सेन वंश इस पर आक्रमण करते थे। तो इससे परेशान होकर इसने, नरसिंह देव ने तुर्कियों से क्या किया? तो सहयोग मांगा। याद रखेंगे कि बंगाल के शासक से परेशान होकर तुर्की से सहयोग की मांग किसने की? तो नरसिंह देव ने। इसके समय बख्तियार खिलजी बिहार आया और इसे धन देकर संतुष्ट किया। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिहार में किस कर्नाट वंश के शासक के समय बख्तियार खिलजी बिहार आया था? तो उसका नाम था नरसिंह देव। तो नरसिंह देव के समय मुइनुद्दीन बख्तियार खिलजी कहां आया था? तो बिहार आया था और नरसिंह देव को धन देकर संतुष्ट किया। तो नरसिंह देव के समय बख्तियार खिलजी बिहार आया और उसे धन देकर संतुष्ट किया। तो बख्तियार खिलजी कौन था? तो यही था मोहम्मद गोरी का एक तरह का गुलाम था, उसका सेनापति था, जो मोहम्मद गोरी के साथ तुर्की से भारत आया था। तो याद रखेंगे कि इसके समय बख्तियार खिलजी बिहार आया और नरसिंह देव को धन देकर संतुष्ट किया, क्योंकि इसने ही बुलाया था। कब? जब यह, क्योंकि बंगाल के आक्रमण से बार बार यह परेशान हो गया था, तो तुर्कियों को यह खुद बुलाया था अपने सहयोग के लिए। और बख्तियार खिलजी इसके शासन काल में आया और इसे धन देकर संतुष्ट किया। इसका साम्राज्य विस्तार तिरहुत से दरभंगा तक, तो नरसिंह देव का जो साम्राज्य विस्तार था वह तिरहुत से दरभंगा तक था। याद रखेंगे कि तिरहुत से दरभंगा तक साम्राज्य विस्तार किसका था? तो नरसिंह देव का। इसके बाद नरसिंह देव के बाद राम सिंह देव और शक्ति सिंह देव। तो नरसिंह देव के बाद राम सिंह देव और शक्ति सिंह देव, तो इन दोनों के शासन काल में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ, इसीलिए इस कर्नाट वंश में इसकी चर्चा नहीं करते। बस हम लोग इतना याद रखें कि नरसिंह देव के बाद अगला शासक बना राम सिंह देव और उसके बाद बना शक्ति सिंह देव, जिसे शुक्र देव भी कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है कि नरसिंह देव के बाद राम सिंह देव और उसके बाद शक्ति सिंह देव, जिसे शुक्र देव कहते हैं। बस इतना ही याद रखें क्योंकि इसके बाद ये शासक बने।
तो शक्ति सिंह के बाद अव्यवस्थ होने के कारण 1303 ईस्वी तक मंत्री परिषद का शासन रहा। तो याद रखेंगे यहां से 1295 से 1303 के बीच का गैप है, तो 1295 से 1303 ईस्वी तक अर्थात शक्ति सिंह या शुक्र सिंह के बाद जो गैप रहता है उस समय एक अव्यस्क शासक का शासन काल रहता है। तो इसी कारण मंत्री परिषदों का शासन रहता है इस 8 वर्षों के दौरान। तो 1295 से 1303 ईस्वी के लगभग शक्ति सिंह के बाद का जो शासन काल रहता है एक अव्यवस्थ शासक के हाथ में रहता है। तो मुख्य शासन कौन करते हैं? तो मंत्री परिषद करते हैं। इसीलिए इसका शासन काल, इसीलिए ये सभी शासन काल को हम लोग इतिहास में नहीं देखते। इसके बाद इस वंश का अगला शासक या अंतिम शासक आता है हरि सिंह देव। याद रखेंगे हरि सिंह देव मुसलमानी आक्रमण से नेपाल पलायन 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण। याद रखेंगे कि यह अंतिम शासक था और 1324 से 1325 ईस्वी के लगभग उस समय दिल्ली पर गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था, तुगलक वंश का संस्थापक। तो उसी में तो उसने आक्रमण किया हरि सिंह देव पर और यह नेपाल के पहाड़ियों में भाग गया। तो 1324 से 1325 ईस्वी के लगभग गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण होता है, मुसलमानी आक्रमण होता है और हरि सिंह देव नेपाल भाग जाता है। अन्य नाम, इसका एक और नाम था हरसिंह देव। याद रखेंगे कर्नाट वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा और यह हरसिंह देव के नाम से भी प्रसिद्ध था, हरि सिंह देव या हरसिंह देव। और कर्नाट वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कौन? हरि सिंह देव। कर्नाट वंश का अंतिम राजा तथा इसने अगला राजा योग्य मंत्री कामेश्वर झा को नियुक्त किया। तो याद रखेंगे यह हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम राजा था, लेकिन इसने अगला राजा अपने योग्य मंत्री कामेश्वर झा को नियुक्त किया, जिसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। बस केवल फैक्ट याद रखेंगे कि यह हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम राजा था, लेकिन जब वह नेपाल भाग गया तो किसे सौंप दिया? कामेश्वर झा को कि आप जो है देख रेख कीजिए, क्योंकि इस पर आक्रमण 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का हुआ और इसके बाद यह नेपाल भाग गया और इसने अपने एरिया को के देख रेख के लिए किसे नियुक्त कर दिया? अगला राजा तो कामेश्वर झा को। याद रखेंगे कि अगला राजा योग्य मंत्री, जो उसका एक योग्य मंत्री था, किसका? हरि सिंह देव का, तो कामेश्वर झा को नियुक्त कर दिया। और इसका एक और नाम क्या था? हरसिंह देव। याद रखेंगे। और हरि सिंह देव कर्नाट वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। हरि सिंह देव के वंशज काठमांडू के मल्ल वंश के संस्थापक बने, जो मैथिली भाषा के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। मल्ल वंश का शासन लगभग 300 वर्ष रहा। तो हरि सिंह देव के वंशज काठमांडू के मल्ल वंश के संस्थापक बने और मैथिली भाषा के संरक्षक भी जाने जाते हैं और मल्ल वंश का शासक लगभग 300 वर्षों तक रहा। तो जो कामेश्वर झा थे, इन्होंने मल्ल वंश की स्थापना कर दी। तो हरि सिंह देव के वंशज काठमांडू के मल्ल वंश के संस्थापक बने, जो मैथिली भाषा के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मैथिली भाषा के संरक्षक कौन से वंशज? तो मल्ल वंश, जो नेपाल के काठमांडू के इलाके में पनपे कब? हरि सिंह देव के जाने के बाद। मल्ल वंश का शासन लगभग 300 वर्ष रहा। मैथिल ब्राह्मणों के लिए 4 वर्ग प्रणाली एवं पंजी व्यवस्था की शुरुआत की किसने? हरि सिंह देव ने। तो हरि सिंह देव ने मैथिल ब्राह्मणों के लिए 4 वर्ग प्रणाली अर्थात मैथिल ब्राह्मणों को 4 वर्गों में बांट दिया और पंजी व्यवस्था की शुरुआत की, अर्थात मिथिला के ब्राह्मण एवं मैथिल कर्ण कायस्थ समुदायों की लिखित वंशावली, जो वर्तमान के हरिद्वार में
प्रचलित वंशावली है। तो याद रखेंगे इस हरि सिंह देव ने मैथिल ब्राह्मणों के लिए 4 वर्ग प्रणाली एवं पंजी व्यवस्था की शुरुआत की। पंजी व्यवस्था का मतलब होता है कि मिथिला के ब्राह्मण एवं मैथिल कर्ण कायस्थ समुदायों की एक लिखित वंशावली बनाई। उसे ही हम लोग क्या कहा, उसे कहा गया तो पंजी व्यवस्था कहा गया। तो मैथिल ब्राह्मणों के लिए 4 वर्ग प्रणाली एवं पंजी व्यवस्था की शुरुआत की हरि सिंह देव ने। मिथिला के ब्राह्मण एवं मैथिल कर्ण कायस्थ समुदायों की यह एक लिखित वंशावली थी, जो वर्तमान में हरिद्वार में यह प्रचलित वंशावली है। याद रखेंगे सिमरावगढ़ में किलों अर्थात दुर्ग का निर्माण। तो इस हरि सिंह देव ने सिमरावगढ़ में किलों का भी निर्माण किया, दुर्ग का भी निर्माण किया। याद रखें कहां पे, सिमरावगढ़ में। हरि सिंह देव के पुत्र जयसिंह देव का विवाह भक्तपुर नायक की विधवा पुत्री से। तो हरि सिंह देव का एक पुत्र था जयसिंह देव। तो जयसिंह देव का विवाह किससे हुआ, तो भक्तपुर नायक की विधवा पुत्री से। याद रखेंगे कि हरि सिंह देव के पुत्र जयसिंह देव का विवाह किससे हुआ, तो भक्तपुर नायक की विधवा पुत्री से। भक्तपुर नायक की विधवा पुत्री से। याद रखेंगे 1626 ईस्वी तक उत्तरी एवं पूर्व मध्य बिहार से कर्नाट वंश समाप्त और ओइनवार वंश प्रारंभ हो गया। तो 1626 ईस्वी तक उत्तरी एवं पूर्व मध्य बिहार से कर्नाट वंश समाप्त हो गया और ओइनवार वंश प्रारंभ हो गया। याद रखेंगे कि 1626 ईस्वी तक उत्तरी एवं पूर्व मध्य बिहार से कर्नाट वंश समाप्त हो गया और एक नई वंश बनी जिसका नाम था ओइनवार वंश। ओइनवार वंश की शुरुआत हुई। तो यह तो था कर्नाट वंश बिहार से। तो बिहार के परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह तो था शासक के बारे में। अब हम लोग इसके कुछ साहित्य के बारे में देखें, क्योंकि इसके समय साहित्य काफी चरम सीमा पर था। तो कर्नाट वंश में कला, साहित्य एवं संस्कृति का बड़े पैमाने पर विकास। तो याद रखेंगे कि कर्नाट वंश में कला, साहित्य एवं संस्कृति का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। जैसे दरभंगा, मधुबनी, तिरभुक्ति। तो उस समय तिरहुत को तिरभुक्ति कहा जाता था। याद रखेंगे जो वर्तमान परमंडल है तिरहुत, उसे उस समय तिरभुक्ति कहा जाता था। तो कर्नाट वंश में कला, साहित्य एवं संस्कृति का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। जैसे कि दरभंगा, मधुबनी, तिरभुक्ति, वर्तमान में जिसे तिरहुत कहते हैं, अंधरा ठाड़ी, भीट भगवानपुर आदि जगहों से सूर्य, विष्णु, गणेश, उमा महेश्वर आदि पाषाण मूर्तियों की प्राप्ति तथा कला जो था पाल वंश से अलग था। तो याद रखेंगे कर्नाट वंश में कला, साहित्य और संस्कृति का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। कैसे, तो इसका उदाहरण मिलता है दरभंगा, मधुबनी, तिरभुक्ति अर्थात तिरहुत, अंधरा ठाड़ी, भीट भगवानपुर आदि जगहों से कौन से भगवान की मूर्तियों की प्राप्ति हुई है, तो सूर्य, विष्णु, गणेश, उमा महेश्वर आदि पाषाण की मूर्तियां अर्थात पत्थर की मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। और इनका जो कला था वह पाल वंश से बिल्कुल अलग था। याद रखेंगे। तो यह तो था कर्नाट वंश, इसकी हुई समाप्ति। और इसके बाद हम लोग छोटे छोटे वंश को देखेंगे और एक सबसे महान वंश को देखेंगे। बहुत ही महान वंश था जिसका नाम था पल्लव। उनसे प्रश्न आते हैं। तो एक दो वंश हम लोग देखेंगे और एक दो वीडियो में यह राजपूत वंश समाप्त हो जाएगा। और दक्षिण की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे चोल, चेर, पांड्य और उसके बाद पल्लव वंश को। हालांकि यह प्राचीन भारत का वंश है, लेकिन इसे हम लोग इसी में पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे किसकी, तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, और इसके बाद सूफी आंदोलन और यह समाप्त हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक